नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाले हैं। देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों, हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले उन्हें देखिए और तब इसे। तो दोस्तों, हम नोट्स पढ़ने से शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की शाखा है। तो पारिस्थितिकी क्या है दोस्तों? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सो दोस्तों, इसके अंदर बताया जा रहा है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जितने भी हमारे जीव समुदाय हैं और उनका जो वातावरण है उसके अंदर किस प्रकार का पारस्परिक संबंध है, उस संबंध का अध्ययन किया जाता है इकोसिस्टम के अंदर। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग की यदि बात करें दोस्तों तो 1865 के अंदर रेटर ने किया था। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था जिसमें बोला गया ओकोलॉजी। ओकोलॉजी का मतलब, ओकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का एक शब्द हमें देखने को मिलेगा। ओकस मतलब होता है लिविंग स्पेस या घर, और लोगोस का मतलब होता है साइंस मतलब स्टडी। इन दोनों से मिलकर दोस्तों क्या है, हमारा इकोलॉजी बना है। अर्नेस्ट हेकल ने 1869 के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक और वातावरण पारस्परिक संबंध के अध्ययन को क्या है दोस्तों, इन्होंने पारिस्थितिकी विज्ञान कहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है अर्नेस्ट हेकल ने कि जीवधारियों के जो कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और उसके अंदर पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। इसके अनुसार यदि हम बात करेंगे यूजीन ओडम के अनुसार कि पारिस्थितिकी क्या है, प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। तो यूनिच के अनुसार क्या है दोस्तों, यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी जो है प्रकृति की संरचना और इसकी प्रक्रिया, तो प्रकृति की जो संरचना है और उसकी प्रक्रिया है, इसके अध्ययन को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी। सो दोस्तों, इसके एक छोटे से डायग्राम के अंदर बताया गया है कि किस तरह से वनस्पति, जीव जंतु और जलवायु आपस में पारस्परिक संबंध के अनुसार एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जलवायु, जंतु, वनस्पति और मिट्टी, इन सभी में क्या दोस्तों एक प्रकार का हमें इंटर कनेक्शन या इंटर रिलेशन देखने को मिलेगा। और यही दोस्तों क्या हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक आयाम प्रदान कर दिया है। तो आज के समय में क्या है दोस्तों, जो हमारा इकोसिस्टम है इसको क्या है व्यापक आयाम मिला है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जंतु देखने को मिलेगा, वनस्पति, जलवायु, साथ ही मानव और समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, 1935 में एजी टांसले के द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का जो संकल्पना है उसको प्रस्तावित की। तो दोस्तों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा कि जो 1935 के अंदर एजी टांसले है उन्होंने सबसे पहले क्या है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रस्तावित किया। एजी टांसले ने बोला कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भौतिक तंत्र का एक विशेष प्रकार है जिसकी रचना क्या है, जैविक और अजैविक घटकों से होती है। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो इन्वायरमेंट है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब अजैविक एवं जैविक घटकों से ही क्या दोस्तों हमारा इकोसिस्टम भी बनता है। इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है। तो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट हमारा नोट्स होगा कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या है दोस्तों, एक ओपन सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। इकोसिस्टम क्या है दोस्तों, एक खुला तंत्र हमें देखने को मिलेगा। ये आकार में भिन्न हो सकते, तो हमारे जितने भी इकोसिस्टम है आकार में भिन्न हो सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो हमारा इकोसिस्टम है इसके अंदर आकार का परिवर्तन होते रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आगे बढ़ते हैं। विचारधारा को कार्ल मोबियन ने मोबिसियस फोर्ब्स माइक्रोन कहा। तो दोस्तों, कोई मतलब नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्रकृति है कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है इसका जो नेचर है वो क्या है, एक फंक्शनल यूनिट के रूप में हम देखते हैं। तो हमारा जो इकोसिस्टम है उसको हम क्या फंक्शनल यूनिट के रूप में हम जानते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक बूंद जितना भी छोटा हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कोई इकोसिस्टम जलाशय की एक बूंद जितना छोटा भी हो सकता है। इसे सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र, माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, जो छोटा इकोसिस्टम है उसको क्या हम बोलेंगे, माइक्रो इकोसिस्टम। वहीं दूसरी ओर एक पारिस्थितिकी तंत्र महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र मैक्रो भी हो सकता है और माइक्रो भी हो सकता है। हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसमें बताया गया दोस्तों कि हमारी जो अर्थ है वो स्वयं में भी क्या दोस्तों एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र हमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, नया टॉपिक आया है कि जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल
मिट्टी, शेल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत है। तो दोस्तों इसमें जैव मंडल के बारे में बताया गया कि जैव मंडल में मिट्टी, शेल, जल, वायु ये सब क्या है इसमें देखने को मिलेगा और पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण के रूप में व्याप्त है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया कि जो बायोस्फीयर है क्या है, यहाँ पर मान लो हम हैं तो इसके अंदर मिट्टी, सेल, जलवायु ये सब है और ये चारों दिशाओं से क्या है दोस्तों घेरता है किसी भी जगह को। तो चतुर्दिक आवरण, राइट, जिसके साथ जीव, ऑर्गेनिजम्स क्या है दोस्तों, जीव, जिसके साथ जीवित जीव क्या है संबंधित होते हैं और यह मंडल जीवों का भरण पोषण भी करता है। ठीक है, जैव मंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र होता है। तो जैव मंडल क्या दोस्तों हमें एक बेसिक ग्लोबल सिस्टम के रूप में देखने को मिलेगा। तो जैव मंडल क्या दोस्तों एक बेसिक ग्लोबल सिस्टम हमें देखने को मिलेगा जिसमें जैविक और अजैविक घटक होते हैं। तो दोस्तों सेम चीज़ें रिपीट भी हो रही है इकोसिस्टम में कि इकोसिस्टम के अंदर क्या है जैविक और अजैविक घटक हमें देखने को मिलेंगे। हमें ध्यान देना होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक इकाई है। ठीक है, तो हमारा जो इकोसिस्टम क्या है दोस्तों एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें क्षेत्र विशेष के सभी जीव, क्षेत्र विशेष जितने भी क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी जिसके अंदर पेड़ पौधे जानवर सूक्ष्म जीव शामिल है वे अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इस डेफिनेशन को। इसमें बताया गया है कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक प्राकृतिक इकाई है जिसके अंदर क्षेत्र विशेष, ये भी याद रखना दोस्तों हमें, कोई क्षेत्र विशेष की बात की जा रही है उसके अंदर सभी जीवधारी के अंदर हम दोस्तों पेड़ पौधे जानवर सूक्ष्म जीव सबको लेंगे जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ जो एबायोटिक कंपोनेंट है उनके साथ क्या दोस्तों इंट्रैक्शन करते हैं और एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। कोई महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई कि पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि जो हमारा जीव मंडल है, वायुमंडल है, बायोस्फीयर है, ये वो क्या दोस्तों एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई है। तो दोस्तों इसमें बताया गया जो हमारा इकोसिस्टम क्या है एक फंक्शनल यूनिट के रूप में काम करती है। इसकी रचना तीन मूल घटकों से होती है, एक तो ऊर्जा संगठक, वायु या जैविक संगठक और अजैविक या भौतिक संगठक हमें देखने को मिलेगा। तो एनर्जी, अजैविक घटक और जैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है दोस्तों एक खुला तंत्र हमें देखने को मिलेगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है दोस्तों हमें एक ओपन सिस्टम देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं तो जितने भी हमारे इकोसिस्टम हैं वे सब के सब हमारे नेचुरल रिसोर्स के रूप में हमें देखने को मिलेगा। इनकी अपनी उत्पादकता होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्रों की दोस्तों क्या है अपनी खुद की एक प्रोडक्टिविटी होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। तो दोस्तों हम किसी भी इकोसिस्टम को किसी इकाई यूनिट में क्या है पर्यवेक्षण असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा का और पदार्थों का, किसका दोस्तों, ऊर्जा और पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट होता रहता है। ठीक है, और बंद तंत्र में इस तरह का इनपुट आउटपुट हमें नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों अब एमसीक्यू देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित के बीच में संबंधों का अध्ययन। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसके बीच संबंधों का अध्ययन है दोस्तों, हमें देखने को मिलेगा जीव और वातावरण का। ठीक है, तो जीव और वातावरण के बीच का दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया तो किसने, तो दोस्तों जी टेलर ने या अर्निक ने या टांसले ने। तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ा कि टांसले ने क्या है सबसे पहले इसकी संकल्पना को प्रस्तावित किया। तो संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया दोस्तों, जी टांसले ने क्या दोस्तों हमें देखने को मिलेगा 1935 में इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रस्तावित किया। कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, मतलब रॉन्ग बताना है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों जैविक अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है। यस, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यस, यह प्राकृतिक संसाधन होता है। लेकिन दोस्तों इसमें बताया यह एक बंद तंत्र है तो ये गलत हमें देखने को मिलेगा। तो क्या हमें गलती बताना था, तो यह एक बंद तंत्र नहीं जबकि ये क्या दोस्तों हमारा एक ओपन सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में संबंध सही नहीं है। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट, शायद पारिस्थितिकी तंत्र में निश्चित स्थान एवं समय इकाई के अनुसार समस्त जीवों का और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इकोसिस्टम क्या है दोस्तों किसी निश्चित समय इकाई में समस्त जीवों का और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो यस दोस्तों बिल्कुल सही है, यह एक कार्यशील इकाई है। यस, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट। इसकी अपनी उत्पादकता भी होती है। तो यस दोस्तों इसकी अपनी उत्पादकता भी होती है। वो यह एक बंद तंत्र है जबकि गलत दोस्तों हमको पता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या है एक ओपन इकोसिस्टम हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे जीव मंडल एक खुला तंत्र है। तो यस दोस्तों जीव मंडल क्या है हमारा एक खुला तंत्र है। जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो दोस्तों ये गलत है। क्या दोस्तों इनका पुनर्चक्रण होते रहता है। तो ठीक है, पदार्थों का क्या दोस्तों पुनर्चक्रण होते रहता है। तो इसलिए हमारा
बी गलत है, ठीक है। तो ए सही, आर गलत हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र हमें क्या, जलमंडल देखने को मिलेगा। तो जलमंडल, ये क्या बोला दोस्तों, सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक, तो ये हमारा जैव मंडल। तो जैव मंडल मतलब सबसे बड़ा इकोसिस्टम, तो ये दोस्तों हमारा जैव मंडल देखने को मिलेगा। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम हमें क्या दोस्तों, यदि समुद्र बोला जाता तो जब बोलते दोस्तों, लेकिन हमारा जैव मंडल है, बायोस्फीयर है, ये सबसे बड़ा क्या है हमारा इकोसिस्टम हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा पारितंत्र के प्रमुख घटक। तो इकोसिस्टम के प्रमुख घटक के ऊपर हमें चर्चा करनी, देखेंगे कौन कौन से इकोसिस्टम के प्रमुख घटक हमें देखने को मिलेगा। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी जैविक तथा वातावरण में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक संयुक्त रूप से इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ओके ओके, हमारी डेफिनेशन रिपीट हो गई है। पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों इसमें फिर से रिपीट है कि हमारा जो इकोसिस्टम क्या है दोस्तों, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की यदि बात करें तो जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। तो हमारा जो इकोसिस्टम है जीव मंडल में एक प्रमुख निश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक फंक्शनल इकाई है। तो दोस्तों इकोसिस्टम क्या है, हमारा एक कार्यशील इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, एक खुला तंत्र हमें देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो जो इकोसिस्टम है क्या दोस्तों, हमारे प्राकृतिक संसाधन है, इनकी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। तो यस, ये बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। दोस्तों अब इसके अंदर बताया गया कि जो पारिस्थितिकी तंत्र इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर इकोसिस्टम के हमें दो घटक देखने को मिलेगा, तो जैविक और एक अजैविक घटक देखने को मिलेगा। अजैविक घटक के अंदर भी दोस्तों क्या है, हमें कुछ भौतिक घटक देखने को मिलेंगे, कुछ अकार्बनिक घटक देखने को मिलेंगे और कुछ कार्बनिक घटक देखने को मिलेंगे। अब भौतिक घटक की यदि हम बात करें तो भौतिक घटक में प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति में ऊंचाइयां और ढलान और वायु, ये सब दोस्तों क्या है हमें देखने को मिलेंगे भौतिक घटक। और भौतिक घटक में भी हमें, ये हमारे अजैविक घटक है। तो अजैविक घटक के अंदर हमारा भौतिक घटक, और भौतिक घटक के अंदर हम प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, ऊंचाई, ढलान, ये सब हमें देखेंगे। तो ये हमारे क्या है, भौतिक घटक के रूप में देखने को मिलेगा। अगली बात करेंगे अकार्बनिक घटक। तो अकार्बनिक घटक की यदि बात करें तो इसमें जल हमारा अकार्बनिक घटक है, मृदा हमारा अकार्बनिक घटक है, वायुमंडलीय गैसें जैसे नाइट्रोजन, ये अकार्बनिक घटक है। हमारे जितने भी मिनरल्स हैं, चट्टानें हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, ये हमारे जितने एलिमेंट है या मिनरल्स हैं, ये भी दोस्तों क्या हमारे अकार्बनिक घटक है। अकार्बनिक घटक जिसके अंदर क्या दोस्तों, कार्बन नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करेंगे दोस्तों हम कार्बनिक घटकों के बारे में, तो कार्बनिक घटक की यदि बात करें तो कार्बनिक घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, फैट, ह्यूमस एंड यूरिया, ये हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस एंड यूरिया, ये दोस्तों क्या हमारे कार्बनिक घटक के रूप में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हमारा पारितंत्र के घटकों की बात करेंगे तो उसमें हमारा जैविक घटक, अभी तक हमने अजैविक घटक देखा, अब देखेंगे हम दोस्तों क्या, जैविक घटक। तो जैविक घटक के अंदर बात करें तो जैविक घटक में उत्पादक जितने भी हमारे प्रोड्यूसर है, मतलब जितने भी हमारे पेड़ पौधे या ऑटोट्रॉफ्स, उपभोक्ता उपभोक्ता भी दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हम देखेंगे। उसके बाद हम डीकम्पोजर देखेंगे। डीकम्पोजर मतलब अपघटक। सो दोस्तों ये चार्ट पूरा क्या है, पारितंत्र के प्रमुख घटकों को रिप्रेजेंट करता है। अतः जीव मंडल में उपस्थित सभी घटकों के वे समूह जो पारिस्थितिक या जो पारस्परिक क्रिया करते हैं, वे इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। जीव विभिन्न प्रकार के जैविक संगठनों व जीव मंडल का निर्माण करते हैं। जीव मंडल की यदि बात करें तो जैविक संगठन का सही क्रम की यदि बात करें तो हम जनसंख्या, इंडिविजुअल, जिस पहले दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल आना चाहिए था, यहाँ पर अब इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम एंड देन फिर लैंडस्केप हम देखेंगे, या बायोस्फीयर या जीवों में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका सही क्रम क्या है दोस्तों, इंडिविजुअल, फिर जनसंख्या, जनसंख्या फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, और उसके बाद हम लैंडस्केप हमें देखने को मिलेगा। और हमें ध्यान देना होगा कि एक ही जाति के, जैसे मान लो मनुष्य है तो मनुष्य ही की जाति की जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो उसे हम जनसंख्या कहेंगे। और फिर दो या दो से अधिक जातियों, जैसे कि एक पशु पक्षी हो गए, एक पशु होगा, एक पक्षी होगा, फिर जानवर होगा, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ये सब मिला के कम्युनिटी बनाएंगे, ठीक है, समुदाय का निर्माण करेंगे। फिर कई समुदाय मिलकर क्या दोस्तों, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इसका हमें याद रखना दोस्तों, कई कम्युनिटी मिलकर क्या है, एक इकोसिस्टम का निर्माण करती है और एक निश्चित भू क्षेत्र में इनका वास होता है, ठीक है।
इकोसिस्टम के प्रमुख घटक दोस्तों का फिर से हम रिवाइज करेंगे यहाँ पर। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर दो प्रमुख भागों में, एक तो क्या है जैविक घटकों की यदि बात करेंगे हम दोस्तों, तो जैविक घटकों को बांटा गया है स्वपोषी में और परपोषी के अंदर। ठीक है, अब बात की जाए दोस्तों स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोप, ये वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं बनाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बात की जा रही है कि वे उत्पादक के अंदर बताया जा रहा है दोस्तों कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता की बात करेंगे दोस्तों, उपभोक्ता क्या है मानव सहित पोषित जंतु होते हैं। तो मानव सहित क्या वे सभी परपोषी मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, जो स्वपोषी पौधों के द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार बनाते हैं। तो दोस्तों पौधों के द्वारा जैविक तत्वों से क्या है अपना आहार बनाता है, ये सब क्या है दोस्तों कंज्यूमर कहलाते हैं। और पेड़ पौधे ये क्या है दोस्तों प्रोड्यूसर कहलाते हैं। उपभोक्ता क्या है दोस्तों हमारा द्वितीयक पोषक स्तर में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों डीकम्पोजर क्या है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। डीकम्पोजर क्या है, सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधे जीव जंतु और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्स्थापना भी या पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया कि जो डीकम्पोजर हैं जैविक पदार्थ जैसे कि जीव जंतु और अन्य जैविक पदार्थ को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, उन्हें डिकम्पोज का काम करते हैं और इसी प्रक्रिया में वे क्या अपना आहार भी ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे क्या तत्वों का पुनर्चक्रण या पुनर्व्यवस्था करने का काम करते हैं। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र की दो प्रमुख श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया है, जैसे कि एक स्थलीय श्रेणी है और एक जलीय श्रेणियाँ, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। यदि हम बात करेंगे स्थल की, तो स्थलीय इकोसिस्टम में हम घास के स्थल देखने को मिलेगा, वन देखने को, फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, मरुस्थल देखने को मिलेगा। यदि हम बात करेंगे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या दोस्तों हमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में झील, नदियाँ, समुद्र ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मानवीय गतिविधियों के द्वारा मानवीकृत तंत्र में भी परिवर्तित हो सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी प्राकृतिक इकोसिस्टम वो मानवीय गतिविधियों के द्वारा मानवीय इकोसिस्टम में भी परिवर्तित हो सकता है। मतलब इकोसिस्टम क्या है दोस्तों एक परिवर्तनशील हमें इकाई देखने को मिलेगी। राइट, उदाहरण के लिए यदि हम घास स्थल की बात करें तो बहुत सारे बड़े भाग को जोतकर उस पर भूमि करना। ठीक है, जो घास स्थल पर यदि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे तो ये क्या है दोस्तों क्रॉपलैंड के अंदर चेंज हो जाएगा। मानव ने प्राकृतिक वनों के बड़े भूभाग को काटकर उसे भूमि में या कृषि योग्य कार्य करने लगा, तो ये भी क्या है दोस्तों पूरा वन क्षेत्र हमारा क्रॉपलैंड में चेंज हो गया। यदि बात अगला नेक्स्ट है कि वन, झील और घास का मैदान ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि धान का खेत क्या है दोस्तों मानव निर्मित कृत्रिम इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया दोस्तों। तो इकोसिस्टम में एक तो स्थलीय इकोसिस्टम, जलीय इकोसिस्टम और मानवीकृत इकोसिस्टम हमें देखने को मिलेगा। यदि बात करें स्थल में, तो स्थल के अंदर हमारे वन जितने भी फॉरेस्ट हैं, घास के मैदान है, मरुस्थल है, तो ये क्या दोस्तों हमारे स्थलीय देखने को मिलेगा। अब जल में क्या दोस्तों दो प्रकार का जल होता है, एक लवणीय जल और एक अलवणीय जल। तो लवणीय जल की यदि बात करें तो इसके अंदर तालाब, झील, झरना। अलवणीय के अंदर मतलब फ्रेश वाटर, तो इस फ्रेश वाटर में तालाब, झील, झरना ये क्या दोस्तों फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। यदि बात करें लवणीय जल मतलब दोस्तों जो खारा जल है उसके अंदर हमें लवणीय झील, ज्वार, नदमुख और समुद्र ये सब इकोसिस्टम हमें देखने को मिलेगा। अगला है मानवीकृत खेत या खलिहान। तो मानवीकृत खेत खलिहान क्या दोस्तों, ये मानवीकृत इकोसिस्टम में हमें मेन मेड इकोसिस्टम में खेत खलिहान, एक्वेरियम मतलब जल जीवशाला और अंतरिक्ष यान ये दोस्तों हमारे पारिस्थितिकी तंत्र जो मेन मेड हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर हमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों उसके 71% भाग पर क्या हमें जल देखने को मिलेगा और ये सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र वाला हमें देखने को मिलेगा। सागरीय महासागर पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो दोस्तों हमें याद रखना हमारा MCQ का मेन पॉइंट होगा कि सबसे अधिक स्थिर इकोसिस्टम हमारा कौन सा है,
सागरीय इकोसिस्टम हमें सबसे अधिक स्थिर देखने को मिलेगा। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। ठीक है, तो क्यों रहता है दोस्तों? अपनी केमिकल कंपोजिशन के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल का जो खारा होने के साथ ही घुलनशील ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, प्रकाश, तापमान स्थिर होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि क्यों यह अधिक से अधिक स्टेबल इकोसिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर उसका खारापन, साथ में उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन, वहाँ का टेम्परेचर, प्रकाश, ये सब क्या है दोस्तों, उसे स्थिर इकोसिस्टम में चेंज करने स्थिर इकोसिस्टम बनने के लिए प्रमुख कारक देखने को मिलेगा। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र हमें देखने को मिलेगा। तो समुद्र क्या है दोस्तों, हमें समुद्र जो है विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र हमें देखने को मिलेगा। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल की यदि बात करें तो पृथ्वी पर जो जलमंडल है लगभग 97% भाग पर हमें लगभग 97% भाग पर हमें समुद्री जल देखने को मिलेगा। मतलब पूरे जलमंडल की बात की है दोस्तों यहाँ पर कि जितना हाइड्रोस्फीयर है, पूरा हाइड्रोस्फीयर का 97% भाग क्या है, समुद्री जल के रूप में हमें देखने को मिलेगा। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण की यदि बात करें तो वो सोडियम क्लोराइड हमें देखने को मिलेगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न समुद्र आपस में मिले हुए हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो पृथ्वी पर एक समुद्र के आपस में मिले हुए हैं और ये बटे हुए हैं, ये इस प्रकार जिस प्रकार हमारे बड़े बड़े महाद्वीप बटे हुए हैं, इस प्रकार हमें बटे हुए नहीं देखने को मिलेंगे हमारे जल। ध्रुवों पर तथा मध्य रेखा के तापमान में बहुत अंतर हमें देखने को मिलेगा। तो यस दोस्तों, हमें क्या बताया जा रहा है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री की यदि बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे दोस्तों, वहाँ पर क्या है, हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है और प्रेशर क्या है दोस्तों, बढ़ते जाता है। तो यही बताया गया कि भूमध्य रेखा या ध्रुवों से लेकर इक्वेटर के बीच में क्या हमें टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यस, ऑफकोर्स हमें अधिक टेम्परेचर अधिक टेम्परेचर डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों समुद्री धाराएं भी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों समुद्र की हम सभी ने पढ़ा है कि इसके अंदर हमें ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज आदि ये सभी प्रकार की समुद्री धाराएं हमें देखने को मिलेगी। तो ये समुद्री धाराएं भी क्या है दोस्तों, इसे प्रभावित करती है हमारे समुद्री इकोसिस्टम को। समुद्री धाराओं के कारण क्या दोस्तों, सारे समुद्र का मिश्रण एक सा बना रहता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर, पॉइंट है ये कि समुद्र जो हमारी समुद्री धारा है उसी के कारण जो पूरे समुद्र का जो जल है उसके अंदर जो कंपो मिक्सचर है वो एक सा बना रहता है। इस कारण तापमान का स्तरण नहीं हो पाता है जिस तरह झीलों में हमें देखने को मिलेगा। जल में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं हो पाती, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं हो पाती, यदि हम बात करें दोस्तों, ये हमारा समुद्र का पानी है। मान लो कि ये हमारा पूरा समुद्र है और ये पूरा समुद्र के अंदर क्या है दोस्तों, हमारा पानी है। तो इसके अंदर अप वेलिंग और डाउन वेलिंग की प्रोसेस होती रहती है। तो मतलब ये समुद्र का पूरा पानी कुछ लेयर तक इसमें इस तरह से हमें डाउन वेलिंग और अप वेलिंग के कारण मिक्सचर होते हुए देखने का, ऊपर की लेयर नीचे, नीचे की लेयर ऊपर, इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो ये अप वेलिंग डाउन वेलिंग के कारण क्या दोस्तों, हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती है। ठीक है, समुद्र के अंदर और पर्याप्त रूप में पोषणों का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहता है। जिस कारण क्या दोस्तों, अप बिल्डिंग डाउन बिल्डिंग के कारण जो फाइटो प्लांक्टन है ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या समुद्री जीवों को अपना भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलते रहता है। समुद्र में ज्वार भाटे भी आते रहते हैं जिससे जल का स्तर बदलता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में स्ट्रेटिफिकेशन, हमें समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर हम स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये भी हमारा एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में क्या हमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। यस, ठीक है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, समुद्री देखने को मिलेगा। ये हमारा मग्न तट जिससे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप है दोस्तों, ये हमारा पूरा प्रकाशिक क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों क्या है दोस्तों, हमारा ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये जोन प्रकाशिक जोन, मतलब इसके अंदर प्रॉपर सनलाइट हमें देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे सनलाइट की कमी हमें देखने को मिलेगी और ये हमारा बेंथल जोन हमें देखने को मिलेगा जैसे, और ये हमारा लास्ट का अंधकार क्षेत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या दोस्तों, जैसे जैसे हम पोषण स्तर पर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते रहते हैं तब हमें ऊर्जा का ह्रास देखने को मिलेगा। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कंज्यूमर की तुलना में सबसे अधिक देखने को मिलेगा।
पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। मतलब दोस्तों यदि कंज्यूमर में भी यदि बात करें तो कंज्यूमर में भी क्या है, जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता अधिक देखने को मिलेंगे और द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कम देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये भी हमारा संख्या में देखने को इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। सो दोस्तों इस टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यू फ्रेम किए गए हम देखते हैं। जीव जहाँ रहता है उसे ठीक सटीक रूप से क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, आवास कहेंगे, यस। पायतंत्र भी कहेंगे, बायोम भी कह सकते हैं, निकेत भी कह सकते हैं। तो ये इसके एक से अधिक आंसर हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें बताएगा जीव जहाँ रहता है उसे क्या कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्या दोस्तों इकोसिस्टम को पूरी तरीके से सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्णन करता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि पारितंत्र को सही रूप से कौन व्याख्यायित करता है। एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले ऑर्गेनिज्म का समुदाय, गलत। पृथ्वी का वह भाग जो क्या है दोस्तों सजीवों के द्वारा आवासित होता है, गलत। जीवों का समुदाय और साथ में वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो यस दोस्तों ये है कि हमारा आंसर कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण, क्या दोस्तों वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अधोलिखित में से जीव मंडल का जैविक संगठन का सही क्रम। तो दोस्तों हमें बताना है सही क्रम हमें क्या देखने को मिलेगा। तो ये इसका सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र एंड लैंडस्केप। इसको इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और लैंडस्केप, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो यही वही सेम चीज़ दोस्तों यही बताई गई है कि इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र एंड लैंडस्केप। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। दोस्तों इसमें बताना कि कौन सा है मेन मेड है। तो दोस्तों हमारे जो खेत है वो क्या दोस्तों मेन मेड या कृत्रिम हमें देखने को मिलेगा। बाकी वन, तालाब ये क्या दोस्तों प्राकृतिक है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया। तो यस दोस्तों इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादित करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो यस ये भी हमें सही देखने को मिलेगा कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या दोस्तों स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उपभोक्ता अपना भोजन का उपयोग करते हैं। तो गलत बात है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर कभी भी अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। वियोजक, इसमें डिकम्पोजर की बात करी, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित, गलत दोस्तों। जबकि वे कार्बनिक पदार्थों को क्या है अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। तो ये हमारा डिकम्पोजर का भी गलत आंसर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों एक बार ताकि हमारा रिवाइज हो जाएगा। पर इकोसिस्टम की यदि बात करें तो सबसे पहले क्या है एजी टांसले ने किया था, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक घटक के दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। एक तो ऑटोट्रोप्स जिसे हम स्वपोषी कह रहे हैं और दूसरा परपोषी, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है डिकम्पोजर। यदि बात करें ऑटोट्रोप्स की तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यदि उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता क्या दोस्तों परपोषी जीव होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। और बात करें वियोजक की तो वियोजक क्या दोस्तों डिकम्पोजर की बात करें तो ये कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये कार्बनिक पदार्थों को क्या है अकार्बनिक पदार्थों में डिकम्पोज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों में बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें करेक्ट पता करना। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो प्राइमरी उपभोक्ता हैं उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर पर न्यूनतम रूप से, जबकि गलत है दोस्तों, ये प्रोड्यूसर पर सबसे अधिक आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या में सबसे अधिक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से गलत दोस्तों, जबकि उत्पादक हमारे सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। तो यस दोस्तों ये बिल्कुल सही है हमारा कि जो हमारे जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर से सर्वाधिक हमें देखने को मिलेंगे। आप सत्य खोजना था तो ये चार में से एक ही सही है। द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली। तो ये बात भी हमें गलत देखने को मिलेगी। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो दोस्तों गलत बात है, जबकि ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो यस दोस्तों ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या है हमारा वातावरण प्रभावित होता है। तो यस इट इज़ वेरी करेक्ट।
तो हमारा ए गलत, आर सही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, ए गलत, आर सही। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो दोस्तों हमें बताना कौन सा कृत्रिम, तो धान का खेत क्या है दोस्तों, हमें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला होता है? दोस्तों हमारा जो मरुस्थलीय, पर्वतीय, सामुद्रिक और घास समुद्र, तो समुद्र इकोसिस्टम क्या दोस्तों 71% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? दोस्तों समुद्र। समुद्र क्या दोस्तों हमारा विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिलेगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा? तो स्टेबल की बात करें तो स्टेबल भी कौन है दोस्तों? महासागर। तो सागरीय सबसे अधिक हमें स्टेबल इकोसिस्टम हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो पारिस्थितिकी असंतुलन आ रहा है। क्या दोस्तों? पारिस्थितिकी असंतुलन हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक हमें देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी असंतुलन हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके अंदर पहले महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतः संतुलित अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता रहता है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया रहा है कि जो हमारा इकोसिस्टम है क्या है? सामान्यतः संतुलित अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता रहता है, परंतु विभिन्न कारणों के कारण, जैसे वनों का विनाश कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, ये क्या है दोस्तों? असंतुलन की स्थिति में आ गया है। ठीक है, तो ये एक समस्या भी उत्पन्न कर रहा है। पारिस्थितिकी असंतुलन की बात करें तो मूल कारणों में वनोन्मूलन, लकड़ी को काटना, वनोन्मूलन के कई कारण हैं जिन्हें अधोलिखित आ रखे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि आखिर जो वन का उन्मूलन है क्यों किया जा रहा है। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो वनों की कटाई है क्यों की जा रही है। जैसे कि मान लो सबसे पहले कागज़ की भारी मांग, तो कागज़ की भारी मांग के लिए वनों की कटाई हो रही है। तेज़ी से शहरीकरण बढ़ रहा है, तो आवास के लिए क्या दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर वनों को चारागाह के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, वनों का भूमि पर कृषि के लिए, तो दोस्तों जो वन की भूमि है उसको कृषि भूमि में बदला जा रहा है, झूम कृषि की जा रही है। वनों में लगने वाली आग भी क्या है दोस्तों? वनों का क्षरण के लिए कारण हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा बात है नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव है। दोस्तों जब भी हम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की नीति बनाते हैं तो उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग की लकड़ी काटना। तो दोस्तों जितने भी हमारा टिम्बर इंडस्ट्री है या फिर हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री है, ये क्या है दोस्तों? व्यवसायिक हितों के चलते भी हम क्या है वनों को काट रहे हैं। ठीक है, और आखिरी में दोस्तों हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा जैसे कि लैंडस्लाइड हुआ, भूकंप आ गया, तो इसके कारण भी दोस्तों वनों का विनाश हमें देखने को मिलेगा। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में क्या दोस्तों? वनोन्मूलन है। क्या दोस्तों? जो मूल कारण है उसके अंदर वन उन्मूलन हमें देखने को मिलेगा, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल वर्षा ये परिवर्तनीयता के गुण कारक हमें देखने को मिलेगा। वन्य जीव संरक्षण, वन का रोपण करना, वृक्षारोपण करना, पदार्थों का पुनर्चक्रण, पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण करना, ये पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बताया गया है कि किस तरह से हम इस संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमें ध्यान देना होगा कि जल का प्रबंधन, वन रोपण और जलीय वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन में सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि यदि हम इकोसिस्टम को थोड़ा बहुत संतुलित रूप से, सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है तो हमें जल का प्रबंधन करना होगा, वृक्षारोपण करना होगा, वन्य जीवों की सुरक्षा करनी होगी और वृक्षों की कटाई पर रोक लगानी होगी। ठीक है, लेकिन औद्योगिक प्रबंधन से क्या दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन पर कोई संबंध नहीं है। ठीक है, वनों को काटना भी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता। ठीक है, अब दोस्तों एमसीक्यू देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए मदद नहीं करता है? दोस्तों वनों को काटना तो मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो ये हमारा पहला ही आंसर देखने को मिलेगा। राइट, तो ये हमारा आंसर होगा कि यदि हम वनों को काटेंगे तो ये हमारा हेल्पफुल नहीं होगा। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन को निम्नलिखित में से प्रमुख कारण कौन सा? तो वनों का उन्मूलन। वनोन्मूलन क्या दोस्तों? हमारा इकोसिस्टम का असंतुलन का कारण हमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो पारिस्थितिकी संतुलन क्या दोस्तों? लकड़ी काटने से, सामाजिक वानिकी से, बर्फ। तो दोस्तों लकड़ी काटने से या वनों की कटाई से क्या दोस्तों? हमारा इकोसिस्टम बिगड़ता है। निम्नलिखित में से किसका इकोसिस्टम का संबंध नहीं है? तो दोस्तों जल प्रबंधन, वन का रोपण, वन्यजीव सुरक्षा
और औद्योगिक प्रबंधन और जल का प्रबंधन। लेकिन जो औद्योगिक प्रबंधन है इसका कहीं से कहीं तक हमारा इकोसिस्टम बैलेंस में हमें संबंध नहीं देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगला टॉपिक हमारे पास आया है वहन क्षमता और पारिस्थितिकी कर्मता। एक अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा वहनीय क्षमता या वहन क्षमता या पारिस्थितिकी कर्मता। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की वृद्धि भी संतुलित होती है। तो दोस्तों इससे बताया कि कोई भी बैलेंस्ड इकोसिस्टम होगा उसके अंदर जो जीवों की वृद्धि है, जनसंख्या है, वो भी क्या दोस्तों एक बैलेंस्ड मैनर में होगी। यह संतुलित वृद्धि किसी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता के अनुरूप होती है। तो दोस्तों ये जीवों की जो वृद्धि हो रही है वो उस इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी के अनुकूल होती है। वहन क्षमता यदि बात करें तो वह क्षमता होती है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारियों की प्रजातियों की अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों क्या जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या को परिभाषित करते हैं जिस पर उस इकोसिस्टम क्या है दोस्तों उसको भारित कर सकता है और उस पारितंत्र का संसाधन पोषण प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि मान लो ये कोई जलीय इकोसिस्टम में मतलब समुद्र है तो इसके अंदर कितनी मछलियाँ रह सकती है ताकि ये इतना इकोसिस्टम उसको पर्याप्त रूप से पोषण दे सके। तो पर्याप्त रूप से पोषण दे सकने के लिए जो क्षमता होती है उसे ही क्या दोस्तों हम उसकी वहनीय क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, वह क्षमता वह अधिकतम जनसंख्या क्या दोस्तों वह अधिकतम जनसंख्या उस वृद्धि पर दबाव भी डालेगी। यदि दोस्तों क्या हम जनसंख्या में अधिक वृद्धि होती रहेगी तो उस इकोसिस्टम पर क्या दोस्तों दबाव पड़ेगा। जैसे मान लो दोस्तों कि हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी क्या है एक इकोसिस्टम है। जैसे जैसे हम दोस्तों लाख से करोड़ और करोड़ से कई कई करोड़ में हम दोस्तों बदल गए कौन हमारी मानव जाति। तो इसने क्या दोस्तों पृथ्वी को अधिक से अधिक दोहन किया। तो दोस्तों अब कैरिंग कैपेसिटी क्या दोस्तों पृथ्वी की खत्म होने लगी जैसे को हम क्या है अर्थ ओवर शूट डे के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों जो अर्थ ओवर शूट डे होता है हमारा उसको हम पृथ्वी की कैरिंग कैपेसिटी से मिलान करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर ये कैरिंग कैपेसिटी में क्या कहना चाह रहा है। तो वही बताना चाहता है कि वह अधिकतम जनसंख्या ठीक है जिसको एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है उसको पोषण प्रदान कर सकता है उस समुदाय की जनसंख्या को ही उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या उस पारितंत्र पर क्या दोस्तों दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र को विफल मतलब उस तंत्र को ही फेल कर देगी। हमें ध्यान देना होगा जो प्रजनन या संख्या वृद्धि क्षमता किसी भी जीवधारी का अंतर्निहित गुण होता था। दोस्तों इसमें बताया गया है कि प्रजनन करना किसी भी जीवधारी का अंतर्निहित गुण है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीवित प्राणी है दोस्तों वो अपने आप को क्या है दोस्तों मल्टीप्लाई करेगा। मतलब हर इंसान जैसे हम मनुष्य की आबादी की भी बात करेंगे तो जो मनुष्य की आबादी भी क्या है दोस्तों 100 से हज़ार हज़ार से करोड़ करोड़ से 100 करोड़ इस तरह की आबादी ये दोस्तों अपने आप में एक अंतर्निहित गुण है। मतलब ये अब प्राकृतिक हमें देखने को मिलेगा। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की यह क्षमता जैविक विभव बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। सो दोस्तों बिना पर्यावरण की रुकावट के जो पर्यावरण जो प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है ये क्या कहलाती है बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है जिसे संकेत अक्षर आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पर्यावरण प्रतिरोध के बढ़ने के साथ वृद्धि रुक भी जाती है। दोस्तों पर्यावरणीय प्रतिरोध के साथ जनसंख्या रुक भी सकती है ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। एक वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि एक निश्चित ऊपरी सीमा तक ही होती है। इस ऊपरी सीमा को वहन क्षमता कहते हैं। सो दोस्तों ये किसी इकोसिस्टम की मैक्सिमम जनसंख्या को बताया जाए कि यहाँ तक यदि जनसंख्या है तो ठीक है ये इकोसिस्टम की जनसंख्या इकोसिस्टम की वहनीय क्षमता हमें देखने को मिलेगी। यदि ऊपर पहुँची तो इकोसिस्टम क्या दोस्तों नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा और ये इकोसिस्टम हो सकता है कि फेल मार जाए। ध्यान देना होगा कि पारिस्थितिकी कर्मता क्या है केवल किसी जीव के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो कार्यात्मक कर्मता या इकोलॉजिकल नीश या पारिस्थितिकी जो कर्मता है वो किस स्थान में रहता है उसके बारे में बताता है। साथ ही साथ वो जीवों के समुदाय में उसकी जो कार्यात्मक भूमिका उसकी जो फंक्शनल रोल क्या है उसके बारे में भी बताता है। तो फंक्शनलिटी के बारे में भी बताता है हमारा कार्यात्मकता। ठीक है, किसी निश्चित प्रणाली
किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है उसको कहते हैं वहनीय क्षमता। मतलब वह जीवों की वह संख्या जिसे उस क्षेत्र का पर्यावरण समर्थन कर सकता है उसको बोलते हैं कि दोस्तों वहनीय क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल जीव के द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का नहीं बल्कि समुदायों में उसकी कार्यात्मक भूमिका फंक्शनल एक्टिविटी या फंक्शनल रोल को भी वर्णन करता है। तो दोस्तों ये हम इससे बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश या पारिस्थितिकी कर्मता के नाम से हम जानेंगे और ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अब बढ़ेंगे हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। ठीक है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों किसी भी तंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिन्हें ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे फूड कहे जाते हैं। तो दोस्तों खाद्य, ठीक है, वे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं। दोस्तों ये हमारा ऑटोट्रॉफ होता है, जबकि जंतु खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है, जीवधारियों की क्या है दोस्तों का एक क्रम है जिसे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रभाव खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। ठीक है, जीवों के द्वारा ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिशी होता है। तो दोस्तों जीवों के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह क्या दोस्तों यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह जीवों के द्वारा क्या यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, जैसे किसी घास स्थल पारितंत्र की यदि हम बात करें तो घास स्थल में जैसे घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेंढक ने और मेंढक को खाया सर्प ने। तो दोस्तों ये क्या दोस्तों एक दिशी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सांप को खाया सांप क्या मेंढक खा रहा है, फिर मेंढक ने खाया टिड्डे को, टिड्डे ने खाया घास को। तो इस तरह का दोस्तों हमें रिवर्स मैकेनिज्म हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो हमें क्या दोस्तों एक दिशी देखे। तो ये ऊर्जा क्या है दोस्तों, जीवों में ऊर्जा का प्रवाह हमें यूनिडायरेक्शनल देखने को मिलेगा। घास क्या है हमारा उत्पादक है, टिड्डा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक हमारा द्वितीय उपभोक्ता और सर्प हमारा तृतीय उपभोक्ता के रूप में हमें देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही दोस्तों हम देखेंगे कि घास है, बकरी है, मनुष्य है। तो घास को खाया बकरी ने और बकरी को खाया मनुष्य ने। तो ये भी हमारा क्या होगा, घास स्वपोषी हो गई, शाकाहारी उपभोक्ता होगा ये बकरी, और सर्वाहारी कौन मनुष्य होगा। तो ये भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी जो ऊर्जा का प्रवाह ये हमें क्या है यूनिडायरेक्शनल देखने को मिलेगा। ध्यान देना होगा जीवीय संगठक बायोटिक कंपोनेंट में क्या है दोस्तों, हमें क्या देखने को उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक देखने को मिलेंगे। उत्पादक में हमें पेड़ पौधे, शैवाल, ठीक है, समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन जिसे हम डाइटम कहते हैं। उपभोक्ता की यदि बात करेंगे तो उपभोक्ता क्या जानवर, मनुष्य हो सकते हैं। अपघटक क्या होते हैं, कवक, बैक्टीरिया, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। अतः तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों में एक श्रृंखला के रूप में होता है। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो ऊर्जा का जो अंतरण है, मतलब ऊर्जा का ट्रांसफर है, क्रमबद्ध तरीके से एक श्रृंखला के रूप में होता है जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव, पेड़ पौधे अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों इकोसिस्टम में क्या दोस्तों पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या दोस्तों एक दूसरे पर क्या हमें निर्भर होते हुए दिखाई देंगे। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक कहलाता है। ठीक है, ये अपने सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और फिर ये कंज्यूमर के लिए क्या दोस्तों अपन का आहार भी बनते हैं। इस प्रकार पौधे को स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोप्स भी कहा जाता है। तो पौधे को क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑटोट्रोप्स हम कहेंगे। हरे पौधे मानव सहित समस्त जीव जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों हमें याद रखना होगा जो हमारे जो हरे पौधे हैं मानव सहित अन्य प्रकार के जीव जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहार भी बन रहे हैं और उनकी ऊर्जा का स्रोत भी बन रहे हैं। ठीक है, वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के कारण क्या क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही क्या दोस्तों पौधों का रंग हरा दिखाई देता है। तो क्लोरोफिल के कारण क्या दोस्तों हमें पौधों का रंग हरा दिखाई देता है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन क्या दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन क्या है मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही जिम्मेदार था। दोस्तों ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, तो यह सबसे अधिक ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे जंगलों से नहीं मिल रही, सबसे अधिक ऑक्सीजन हमें समुद्र के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनसे निर्मुक्त होती हुई दिखाई देगी। तो ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। प्राथमिक उप उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन के लिए कहा दोस्तों में ये हमें गहरे जलीय
स्रोत में हमें देखने को मिलेगा। जड़ युक्त पौधे ये हमें छिछले पानी में मिल सकते हैं। विभिन्न प्रकार की घासें, जलीय शाकीय पौधे ये हमें घास स्थल में देखने को मिलेगा। और फसल का हमें फसल भूमि या क्रॉपलैंड में हमें देखने को मिलेगी। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्य शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी रोग है क्या है, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में देखने को मिलेगा। जैसे हिरण, हिरण क्या दोस्तों एक शाकाहारी प्राणी है, इसलिए हम इसे प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में देख सकते हैं। चींटी की यदि बात करें तो चींटी अपघटक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों हमें देखने को मिलेगी। तो चींटी क्या दोस्तों हम कह सकते हैं कि चींटी डिकम्पोजर भी है और प्राइमरी कंज्यूमर भी हमें देखने को मिलेगी। यह पौधों को खाकर सेल्यूलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। बाघ की यदि बात करें तो हमारा जो टाइगर है, टाइगर क्या है दोस्तों हमें मांसाहारी प्राणी हमें देखने को मिलेगा। लोमड़ी की यदि बात करेंगे तो लोमड़ी क्या है दोस्तों, लोमड़ी हमें सर्वाहारी प्राणी के रूप में हमें देखने को मिलेगी। तो दोनों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते। तो कौन दोस्तों बाघ और लोमड़ी दोनों ही क्या दोस्तों प्राइमरी कंज्यूमर की श्रेणी में हमें नहीं देखने को मिलेंगे। वे जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों जैसे हरे पौधों को प्राप्त करके करते हैं तो वे प्राइमरी उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या दोस्तों, जो जीव अपना भोजन हरे पौधों पर या निर्भर करते हैं या शाकाहारी होते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले को जीवधारियों को मांसाहारी कहते हैं, अतः वे उपभोक्ता पर परजीवी होते हैं। ठीक है। शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता होता है, लेकिन जब यदि वो मांस भक्षी हो जाएगा तो इसे हम द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएंगे। अतः दोस्तों हम मनुष्य को क्या है सर्वाहारी ओमनीवारस के कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अपघटक की बात की जा रही है कि जो अपघटक डिकम्पोजर क्या होते हैं। तो डिकम्पोजर क्या दोस्तों वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को, जो सड़न है या अपक्षय डिकम्पोज होने की प्रक्रिया को और तेज करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रीकरण हो सके। ठीक है, पुनर्चक्रीकरण के लिए डिकम्पोजिशन जरूरी है। तो अपघटक क्या है, निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं दोस्तों, कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे डिकम्पोजर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो डिकम्पोजर हैं कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म होती है, जैसे कि फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केंचुआ, ये सब क्या दोस्तों हमें डिकम्पोजर के रूप में हमें देखने को मिलेगा। एक बार रिवाइज करते हैं, डिकम्पोजर में हमें फफूंद देखने को मिलेगी, फंजाई, जब जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केंचुआ, ये सब दोस्तों क्या हमें अपघटक देखने के रूप में अपघटक के रूप में देखने को मिलेगा। अपघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों को जो दोस्तों जो हमारे डिकम्पोजर है वे अपने न्यूट्रिशन के लिए जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं जिसे हम अपरद भी कहते हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। अधिकांश अपघटक जो है डिकम्पोजर हैं उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निगलते नहीं हैं। तो दोस्तों डिकम्पोजर क्या है, अपना भोजन क्या है निगलते नहीं हैं मत, ठीक है। वे केवल अपने शरीर से क्या है दोस्तों मृत प्राय जीवधारियों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण करते हैं। तो डिकम्पोजर क्या दोस्तों एंजाइम का स्त्रावण करते हुए हमें देखने को मिलेगा। इससे वे विखंडित होकर मृदा में सामान्य अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों ये एंजाइम का स्त्रावण होने के कारण अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन हमें देखने को मिलेगा। इन्हें पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं और ये एंजाइम को क्या दोस्तों पौधे क्या है मिट्टी से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य प्रकार के अकार्बनिक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। तो दोस्तों जब हम अलग अलग प्रकार के चक्र पढ़े, जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, जल चक्र, ठीक है, और भी नाइट्रोजन चक्र, तो ये दोस्तों क्या है इस प्रकार का पुनर्चक्रण हम इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। यदि बात करेंगे दोस्तों मराइन स्थलीय पारितंत्र की तरह ही समुद्री पारितंत्र, तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा स्थल तंत्र, अब समुद्री पारितंत्र में भी दोस्तों हमें खाद्य श्रृंखला देखने को मिलेगी। ठीक है, एक साधारण समुद्री खाद्य श्रृंखला की यदि बात करेंगे तो ये हमें डाइटम जिस तरह से दोस्तों हम स्थल पर ऑटोट्रॉप्स के रूप में हम देखते हैं पेड़ पौधों को, उसी तरीके से डाइटम भी क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद क्रिस्टेशाई, तो क्रिस्टेशाई क्या दोस्तों क्रिस्टेशियाई क्या दोस्तों शाकाहारी होते हैं। तो क्रिस्टेशियाई क्या दोस्तों एक प्रकार के शाकाहारी उपभोक्ता हमें देखने को मिलेगा, याद रखना है क्रिस्टेशियाई या क्रिस्टेशियाई क्या दोस्तों शाकाहारी उपभोक्ता हमें देखने को मिलेगा जो प्लांक्टन्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। उसके बाद हेरिंग की बात करेंगे तो हेरिंग क्या दोस्तों ये हमें मांसाहारी उपभोक्ता देखने को मिलेंगे। तो हेरिंग क्या है मांसाहारी। तो दोस्तों एक बार हम देख लेंगे कि डाइटम, क्रिस्टेशियाई और हेरिंग ये क्या दोस्तों हमारा
ट्रॉफिक लेवल देखने को मिलेगा मराइन इकोसिस्टम में। ठीक है। उल्लेखनीय है कि तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो तितलियों की बात की जाए दोस्तों कि तितलियां क्या है, पुष्पीय पौधों के परागण में क्या दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनकी संख्या में यदि गिरावट आएगी तो क्या दोस्तों, परागण पर क्या दोस्तों प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो तितलियों की संख्या में यदि कमी होगी तो परागण मतलब पोलिनेशन में हमें प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य लोअर मेंबर के रूप में काम करती है। तो तितलियां क्या दोस्तों, हमारी जो फूड वेव है या फूड चेन है इसके अंदर लोअर सदस्य लोअर मेंबर के रूप में काम करती है। यह बर्रे, मकड़ी, बग है ना, पक्षी, मेंढक, सांप इत्यादि का भोजन भी है। तो दोस्तों तितलियों को कौन कौन लोग खाते हैं इसके बारे में बताया गया कि तितलियों को भैया, तितलियों को बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेंढक, सांप ये इनका भोजन भी है। तितलियों की संख्या में गिरावट से खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो यस दोस्तों, यदि तितलियों की संख्या में यदि गिरावट होगी तो खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब देखेंगे दोस्तों एमसीक्यू, एक घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर बताना। तो दोस्तों घास स्थलीय तंत्र के बारे में हमें बताना है। तो घास स्थलीय तंत्र में घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेंढक ने और मेंढक को खाया सांप ने। यस, तो ये हमें देखने को मिलेगा, ये हमारा घास स्थल तंत्र हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्या दोस्तों, घास स्थल तंत्र। घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है घास, बकरा, आदमी। यस, तो घास, बकरा, आदमी हमें देखने को मिला, ये क्या है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास, गेहूँ, आम नहीं, घास, बकरी, मानव। यस, तो घास को खाया बकरी ने, बकरी को खाया इंसान ने। तो यस, ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हुए दिखते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है। तो इसमें बताया गया दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का कौन सा जीव मतलब बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। तो मतलब एबायोटिक कंपोनेंट बता। तो वायु, जीवाणु, जानवर, वनस्पति। तो वायु क्या है दोस्तों, हमने पीछे पढ़ा है कि जो वायु का है एक अबायोटिक कंपोनेंट या जीव भौतिक कंपोनेंट हमें देखने को मिलेगी। इकोसिस्टम के अंदर खाद्य श्रृंखला में हमें बताना है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार के द्वारा पोषित होती है। तो जैसे पता कि जीवों की जो श्रृंखला जो एक दूसरे के आहार मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है और ये डिपेंडेंसी उनको आहार के रूप में देखने को मिलती है। यस, ये बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। खाद्य श्रृंखला की एक समष्टि, ये बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। गलत दोस्तों, कि कोई भी खाद्य श्रृंखला एक ही जाति की समष्टि के अंतर्गत हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग देखने को मिलेगा। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है उसका निर्देशन करती है। तो यस दोस्तों, खाद्य श्रृंखला क्या है, उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है उसका निर्देशन करती है। तो ये बात भी हमें सही देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमें इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमें याद रखना है कि संख्याओं की बात नहीं की जा रही दोस्तों, ट्रॉफिक लेवल की बात की जा रही है। तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर ओनली वन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ओनली वन। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। तो यूपीएससी में थोड़े माइंड गेम वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इसमें बताना दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो घास को खाता है। तो चींटी प्राइमरी कंज्यूमर भी है और डिकम्पोजर भी है। यस, और हिरन भी प्राइमरी कंज्यूमर है, लेकिन लोमड़ी और बाघ नहीं है। तो 3 और 4 जहाँ जहाँ होंगे उसको हम काटेंगे। तो 3 यहाँ, 4 यहाँ, 3 यहाँ। तो आंसर क्या होगा हमारा 1 और 2। कुछ कारणवश यदि तितलियों की प्रजातियों की संख्या में गिरावट आती है। तो इसमें बोला है कि तितलियां हैं उनकी प्रजातियों की संख्या में बड़ी गिरावट आती है, बड़ी। तो इसका संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ पौधों का परागण पर प्रतिकूल, तो इसमें बोला कि कुछ पौधों का, तो यस कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यस, कुछ कृषि भूमियाँ कवकीय संक्रमण, कुछ कृषि पौधों के अंदर जो कवक का संक्रमण है प्रचंड रूप से बढ़ा। तो दोस्तों कुछ भी चीज़ प्रचंड रूप से तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। इनके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ जातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। यस दोस्तों, जो लोग अपनी फूड के लिए तितलियों पर निर्भर थे
उनमें थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। तो यस, पहला और तीसरा हमारा आंसर देखने को मिलेगा। तो यस, हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये भी क्या दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। फूड चेन में मानव क्या है, तो फूड चेन में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, तो हमारा आंसर होगा डी। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है, तो समुद्री वातावरण में जो फाइटोप्लैंक्टन है ये हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में हमें देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन है, तो जैविक घटक की बात किया है तो बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट का घटक कौन है, तो ये हमें देखने को मिलेगा हरे पौधे, ये उत्पादक हमें देखने को मिलता है। तो प्रोड्यूसर की बात कोई कह रही है कि कौन हमें प्रोड्यूसर देखने को मिलता है, तो प्रोड्यूसर कौन है दोस्तों, हमारे हरे पौधे के हमारे प्रोड्यूसर देखने को मिलेगा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है, तो प्रथम पोषक स्तर के अंदर दोस्तों कौन आता है, शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, हरित पादप। तो दोस्तों जो हमारे हरे पौधे हैं वे क्या दोस्तों सबसे पहले पहले के ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। तो ये हमें देखने को मिलेगा। ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑटोट्रोप, कंज्यूमर, ठीक है, और ओमनीवायरस सबसे बड़े कंज्यूमर, ठीक है। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलियों का काम करते हैं। तो इसमें बताया गया दोस्तों कि जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलियों का काम कौन करते हैं, तो ये दोस्तों उपभोक्ता, गलत हो जाएगा, इसके अंदर वियोजक भी गलत होगा, लेकिन जो उत्पादक है जिसे हम प्रोड्यूसर कह रहे हैं, तो ये क्या दोस्तों बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट के मध्य क्या दोस्तों बिचौलियों का काम कर रहे हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक के अंदर दोस्तों बिचौलियों का काम कौन कर रहे हैं, उत्पादक काम कर रहे हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वपोषी का स्तर उत्पादन को प्राथमिक उपभोक्ता, तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो स्वपोषी का जो स्तर है उत्पादन में, जो भी उत्पादन में प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, तो स्वपोषियों को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। तो यस, इट इज़ वेरी ट्रू। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ हम परपोषी या विषम पोषी के स्तर से, तो यस ये भी हमें सही देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर हमें करेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है ऊर्जा का प्रभाव, ठीक है। सबसे पहले ये हमें देखने को मिलेगा स्वपोषी, जिसको हम बोल रहे हैं दोस्तों ऑटोट्रॉप्स, फिर ये शाकाहारी जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। उसके बाद हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ये टर्सरी कंज्यूमर हो गए। शीर्ष मांसाहारी, ये भी मांसाहारी और शाकाहारी। ये सनलाइट क्या है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुलमित है, तो सही बताना कि कौन सा करेक्ट है। पर्वत सर्वाधिक स्थायी तंत्र है, तो ये तो हमें बिल्कुल ही गलत देखने को मिलेगा। अजैविक अवयव, जीवाणु, जीवाणु क्या दोस्तों जैविक अवयव है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आएंगे। वर्षा के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा हो रही, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब है दोस्तों इसका आंसर है हरे पौधे जो है पारिस्थितिकी तंत्र में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इकोसिस्टम और खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में बताना है कि जीव अपघटक जीव कहलाता है। तो कौन है दोस्तों जो अपघटक कहलाता है, तो विषाणु, कवक और जीवाणु। तो दोस्तों कवक और जीवाणु दो है क्या है दोस्तों हमारे अपघटक कहलाएंगे, लेकिन विषाणु मतलब वायरस हमारा अपघटक नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आंसर है दोस्तों यूपीएससी 2013 का। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है, तो सही क्रम दोस्तों इसका क्या है दोस्तों हमें पहला वाला देखने को मिलेगा डाइटम, क्रिस्टेशियाई और हेरिंग। तो डाइटम, क्रिस्टेशियाई और हेरिंग क्या है दोस्तों हमारा इसका सही क्रम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हेरिंग क्या दोस्तों हमारा हायर ट्रॉफिक लेवल है, और डाइटम क्या है हमारा प्राइमरी या प्रोड्यूसर हमें देखने को, तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड हायर ट्रॉफिक लेवल हेरिंग। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ऊर्जा का प्रवाह। तो अगला टॉपिक हमारा दोस्तों इकोसिस्टम में है ऊर्जा का प्रवाह, कि ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊर्जा का प्रवाह है। अब देखेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से हमारा इकोसिस्टम के अंदर होता है और किस तरह से ऊर्जा प्रभावित करती है इकोसिस्टम को। तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। तो सूर्य क्या दोस्तों हमारा क्या है, सौर ऊर्जा हमारा इकोसिस्टम का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हमें देखने को मिलेगा। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो दोस्तों हमारा जो जैव मंडल है उसके अंदर जो इकोसिस्टम है उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह क्या दोस्तों यूनी डायरेक्शनल होता है। तो याद रखना दोस्तों
ऊर्जा का प्रवाह क्या दोस्तों, एक दिशीय हमें देखने को मिलेगा। जैव मंडल पारिस्थितिक तंत्र में धरती पर जो स्थापित सभी इकोसिस्टम प्रणालियों का योग है। तो जैव मंडल की यदि बात करें तो जैव मंडल क्या होता है, जितना भी पृथ्वी पर इकोसिस्टम है वे, चाहे वो स्थलीय इकोसिस्टम हो, चाहे समुद्री इकोसिस्टम हो या जलीय इकोसिस्टम हो, सभी इकोसिस्टम को मिलाकर हम दोस्तों हम जैव मंडल बोलते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर हम बोलते हैं। ऊर्जा का प्रवाह जैविक प्रणाली से क्या दोस्तों, अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो ऊर्जा का प्रवाह है अजैविक सिस्टम से जैविक सिस्टम की ओर एक दिशा में होता है। ठीक है, ऊष्मा गति की पहले नियम के अनुसार, तो थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट नियम है उसके अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इससे बोलते हैं दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होता है, फर्स्ट पहला जो नियम होता है वो ये बोलता है कि जो ऊर्जा को न तो सृजित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम कहते हैं, राइट। इस नियम के अनुसार जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका कुछ ह्रास होता है। तो दोस्तों जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो ऊर्जा का क्या दोस्तों, ह्रास हमें देखने को मिलता है। अतः उत्पादकता में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा, मतलब उत्पाद मतलब प्रोड्यूसर में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ जाती है और प्राथमिक से द्वितीय उपभोक्ता की तरफ, तो और फिर दूसरे उपभोक्ता से तीसरे उपभोक्ता की तरफ, तो ये हमें ह्रास देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे दोस्तों हम ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ते जाते हैं हमें ऊर्जा का ह्रास देखने को मिलता है। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की जो मात्रा घटती आती है। तो इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हर पोषक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की जो मात्रा है वो क्या है, घटती जाती है। उल्लेखनीय है कि स्वपोषी जीवों के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। तो दोस्तों जितने भी स्वपोषी जीवों ने ऊर्जा ग्रहण की है सूर्य से, वह पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव नहीं प्राप्त कर सकते। इसमें बताया गया दोस्तों कि शाकाहारी जीवों को जो स्थानांतरित की गई भोजन की ऊर्जा है उसको ऑटोट्रोप वापस नहीं ले सकते। मतलब दोस्तों ऑटोट्रोप्स वापस अपनी ऊर्जा कंज्यूमर से नहीं ले सकते। ठीक, इसका मतलब ये है। इसीलिए दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो इसीलिए क्या दोस्तों, हम ऊर्जा के प्रवाह को हम एक दिशीय या यूनिडायरेक्शनल के रूप में हम देखते हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह क्या दोस्तों, एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। हमें ध्यान देना होगा कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10%, क्या दोस्तों 10% रूल के अनुसार लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों को द्वारा स्वीकृत हो पाता है। इसमें बताया गया दोस्तों, यदि मान लो ये दोस्तों हमारा ऑटोट्रोप से, इसके पास 100 यूनिट एनर्जी है, लेकिन जब इसने कंज्यूमर ने पेड़ पौधों को खाया तो इसके पास मात्र इस 100 यूनिट का 10%, मतलब 10% ही कंज्यूमर को प्राप्त हुआ इसकी एनर्जी का। इसे बोलते हैं 10% लॉ। ठीक है, तो लिंडमैन ने 1942 में 10% का नियम दिया। तो लिंडमैन के अनुसार यही बताया गया है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से जब हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर जाते हैं तो ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरित हो पाता है। शाकाहारी जीव जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मात्र 10% भाग ही संचित करता है। ठीक है, जब कोई मांसाहारी जीव जंतु इस शाकाहारी जंतु खाता है तो वह इस शाकाहारी का 10% ऊर्जा संचित करता है। तो इस प्रकार खाद्य कड़ी प्रत्येक स्तर पर, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी तरसरी उपभोक्ताओं का केवल 10% ही क्या दोस्तों प्राप्त कर पाता है। तो दोस्तों ये बताया गया है ऊर्जा के प्रभाव को। जिस सनलाइट है, सनलाइट के पास क्या है, असीम ऊर्जा है, लेकिन जब इसके पास गई हमारे प्राथमिक उपभोक्ता के बाद मान लो इसके पास 100 यूनिट थी, तो इस 100 यूनिट का दोस्तों अब क्या है दोस्तों, जो शाकाहारी है, शाकाहारी व्यक्ति प्राथमिक उपभोक्ता है, इसके पास इसका 100 यूनिट का मात्र 10% ही जाएगा। 10% मतलब 10। अब इस सेकेंडरी उपभोक्ता के पास भी क्या है दोस्तों, इस 10% का 10 जाएगा। ठीक है, 10 जाएगा। ठीक है, अब इस 10% का 10 का 0.001%। ठीक है, अब इसका भी तृतीय उपभोक्ता के पास भी इसका 10% जाएगा, मतलब 0.0001%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह क्या है दोस्तों, एक दिशीय होता है और ऊर्जा का क्षरण होते रहता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर।
ठीक है। अब पोषण स्तर की बात करेंगे दोस्तों, तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो आहार श्रृंखला है, 3 चरण की बात करी थी। प्राइमरी, जिसके अंदर हमारे स्वपोषक जीव आएंगे। द्वितीय पोषण स्तर, जिसमें हम प्राथमिक उपभोक्ता, और तीसरा पोषक स्तर जिसमें हमें द्वितीय उपभोक्ता को रखेंगे, और चौथे में हम सर्वाहारी को रखेंगे। अब दोस्तों हम पिरामिड्स की बात करेंगे कि इकोसिस्टम के विभिन्न स्तरों को प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार, क्या दोस्तों में याद रखना है, जीव भार, उसका जो मास है, बायोमास है, उसके आधार पर हम इसको देखेंगे। तो जीव भार का पिरामिड हम कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पिरामिड है उसको जीव भार के आधार पर हम देखेंगे। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की यदि बात करेंगे तो इसके अंदर जीव भार का जो पिरामिड होता है वो सीधा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे तालाब हुआ, उसके अंदर क्या हमें उल्टा पिरामिड देखने को मिलेगा जीव भार का। दोस्तों अब बात करें, यदि बात करें जैसे भार के, दोस्तों केजी की बात करेंगे, मतलब वेट की बात करेंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन का यदि मान लो 5 kg वजन है, और क्रिस्टेशियन का कितना होगा 25 kg, फिर छोटी मछलियों का कितना होगा 100 kg, और 1000 kg बड़ी मछली का। तो दोस्तों इसीलिए क्या दोस्तों हम देखेंगे, जो जो हमारा तालाब है या जल है, उसके अंदर जो इकोसिस्टम है, उसके अंदर जो जैव भार की यदि बात करेंगे, तो जैव भार का जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा पिरामिड बनेगा, ठीक है। एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हमें सन देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या है, तो दोस्तों हमारा सन देखने को मिलेगा, सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कौन सा सही है, तो जीव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। यस, इट इज़ अ वेरी करेक्ट आंसर, एक दिशी हमें देखने को मिलेगा। 10% का नियम किससे संबंधित, 10% का नियम हमें किसने देखा होगा, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना पक्षियों के द्वारा क्षेत्र पानी का, गलत। ऊर्जा का खाद्य रूप में पोषक स्तर के दूसरे पोषक स्तर में पहुंचना, तो ये हमारा पहला ही आंसर देखने को मिलेगा, राइट। तो दोस्तों 10% का नियम, खाद्य के रूप में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर कितनी ऊर्जा गई, उसके रूप में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो इसमें बोला गया किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, तो ऊर्जा का पिरामिड क्या दोस्तों हमें सीधा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या दोस्तों हमेशा सीधा देखने को मिलेगा। एनर्जी का पिरामिड क्या दोस्तों हमें सीधा देखने को मिलेगा। सीधा मतलब क्या दोस्तों, इस तरह का पिरामिड देखने को मिलेगा, मतलब जो हमारी ऑटोट्रॉप्स है उनके पास सबसे अधिक एनर्जी होगी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के पास थोड़ी कम, और जो सर्वोच्च मांसाहारी है उसके पास सबसे कम एनर्जी हमें देखने को मिलेगी, राइट। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की जो मात्रा है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं तो क्या होता है, तो दोस्तों ऊर्जा क्या घटती है, हमने देखा 10% का रूल। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर ऊर्जा क्या करती है, घटती है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको है, तो उच्चतम पोषण स्तर क्या है, तो उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपघटक। तो दोस्तों सबसे ऊपर का जो पोषण स्तर उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वाहारी, ठीक है, ओमनीवायरस। तो दोस्तों कैसा है, जैसे कि मान लो ये है, यहाँ पर हमारे उत्पादक है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या दोस्तों हमारे प्राइमरी उपभोक्ता, ये हमारे हो जाएंगे क्या दोस्तों, सेकेंडरी उपभोक्ता। और शीर्ष की यदि बात करें तो सबसे ऊपर क्या हमारे ओमनी वायरस, मतलब सर्वाहारी हमें देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार का हमारा पिरामिड देखने को मिलेगा पोषण स्तर का, ठीक है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है, तो जीव भार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में हमें जल या तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें हमें उल्टा देखने को मिलेगा। बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिलेगा, तो ये दोस्तों हमें समुद्र में देखने को मिलेगा उल्टा, मतलब जो भी इकोसिस्टम हमारा जल पर आधारित है उसके अंदर बायोमास का जो पिरामिड है सबसे अधिक हमें देखने को मिलेगा उल्टा। अब जैव वानिकी एवं जैविक आवर्धन, जिसे हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स
बायो प्लस नॉमिक्स शब्द से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन, जबकि नॉमिक्स का अर्थ है अर्थव्यवस्था से, ठीक है, नियम या लॉ से। तो इसमें बताया गया दोस्तों कि इस प्रकार बायोनॉमिक्स शब्द का अर्थ है जीवन के नियम से। तो बायोनॉमिक्स का अर्थ क्या दोस्तों, जीवन के नियम से। तो बायोनॉमिक्स का संबंध है जीवन के नियम से। पारिस्थितिकी का पर्याय है। तो जो बायोनॉमिक्स है वो इकोसिस्टम का पर्यायवाची है, साथ ही प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल देता है और जो मानव तंत्र को प्रभावित करते हैं। दोस्तों अब हमारा जो क्या है नेक्स्ट टर्म है वो है बायो मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन। इसमें ध्यान देना है कि जब प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं, इसमें क्या बोला जाता है, तो प्रदूषक, प्रदूषक मतलब जो भी हमारा पोल्यूटेंट है आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ता जाता है और ऊतकों में जमा होता जाता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, जैविक आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन। इसके अंदर एग्जाम्पल दिया है जैसे कि DDT जैसे प्रदूषक बायो मैग्निफिकेशन नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जैविक रूप से अपघटनीय नहीं होते हैं। इनका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलना लगभग असंभव होता है। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि एक बार किसी के द्वारा किसी जीव ने अवशोषण कर लिया तो उसका मल मूत्र के द्वारा उत्सर्जन होना इम्पॉसिबल होता है। DDT एक ऐसा रसायन है जो जैविक रूप से नष्ट नहीं होता। तो DDT क्या है दोस्तों, क्या जैविक रूप से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में DDT का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम होता है, लेकिन दूसरे स्तर पर सबसे अधिक और तीसरे स्तर पर सबसे अधिक हमें देखने को मिलेगा। घास स्थल पारितंत्र में चूंकि सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः DDT का सांद्रण सांप में हमें अधिक देखने को मिलेगा। ये सामान्यतः जीवों के बसा उत्कों में जमा हो जाता है और उल्लेखनीय DDT एक कीटनाशक है। तो DDT क्या है दोस्तों, हमारा एक कीटनाशक देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एक बार बायोमैग्निफिकेशन देख लेते हैं क्या होता है। सो दोस्तों जिस तरह से हमने इस यहाँ पर देखा था कि कीटनाशक है DDT, और DDT क्या है दोस्तों, मान लो कि यहाँ पर DDT की संख्या है 5, क्या मान लो हम 5 मान लेते हैं, तो हमारे पेड़ पौधों के पास जो DDT 5 है, लेकिन जब ये प्राथमिक उपभोक्ता ने इसको खाया तो ये DDT की संख्या हो गई 15, ठीक है, तो मान लो 25 हो गई। फिर इसको इसने खाया तो ये उसकी 500 हो गई और इसकी मान लो 1000 हो गई। तो कंसंट्रेशन ऊपर के लेवल पर जाते जाते बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। MCQ देखते हैं दोस्तों, बायोनॉमिक्स के निम्नलिखित कौन सा सही है। तो बायोनॉमिक्स शब्द है जीवन का प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है, प्राकृतिक तंत्र पर मूल्य देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो यह तीनों के तीनों हमें सही देखने को मिलेगा, राइट। DDT का समावेशन होने के बाद क्या होता है, तो ये दोस्तों क्या है, अधिकतम सांद्रण किसमें होगा, टिड्डा, टिड्डा दोस्तों फाइनल लास्ट कंज्यूमर नहीं है, भेंक भी नहीं है। सांप, सांप क्या दोस्तों प्राइमरी लास्ट हमारा सर्वाहारी हमें देखने को मिलेगा इन सभी में। जैव भू रासायनिक बायो केमिकल साइकिल और जैविक अनुक्रमण। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव भू रासायनिक चक्र और जैविक अनुक्रमण, बायोलॉजिकल सक्सेशन, है ना। दोस्तों शुरुआत हम नोट्स पढ़ने से करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा जैविक तत्वों का अजैविक प्रावस्था में के रूप में पुनरागमन के को हम क्या जैविक रासायनिक चक्र कहते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जैविक तत्वों का अजैविक में और फिर अजैविकों का जैविक में, इस तरह का चक्रण क्या कहलाता है, बायो केमिकल साइकिल हमें देखने को मिलता है। प्रकृति में हमें नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल आदि हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र एक तो गैसियस हमें देखने को मिलेगा और एक सेडिमेंट्री साइकिल हमें देखने को मिलेगा। गैसियस की यदि बात करें तो जिसमें हम ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें अवसादी में तो कैल्शियम साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, पोटास साइकिल, ये हमें सब देखने को मिलेगा।
ओडम ने गैसीय चक्र के रूप में सम्मिलित किया गया। तो जल चक्र को क्या दोस्तों, जल चक्र को क्या दोस्तों हम एक गैसीय साइकिल के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या, हमारा वाटर साइकिल को भी हम क्या दोस्तों गैसीय साइकिल के रूप में देखेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों कि जो भौतिक वातावरण में किसी समुदाय के समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। तो दोस्तों ये समय के साथ, ये बोल रहा है कि समय के साथ भौतिक पर्यावरण में किसी समुदाय का रूपांतरण पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। तो दोस्तों इसमें पारिस्थितिकी अनुक्रमण बताया गया है कि जो भौतिक पर्यावरण में कोई भी समुदाय है, चाहे वो पादप समुदाय है चाहे जंतु समुदाय है, समय के साथ उसका जिस तरह से रूपांतरण होता गया है वह पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जा सकता है। राइट। उदाहरण के लिए घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। तो दोस्तों बताया गया है कि जो घास स्थलों में क्या है, घास क्या है, वर्षा के जो अधिकतर जल को पौधों की जड़ें तक पहुंचने से पहले ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि पर के कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। तो दोस्तों घास स्थल का विकसित होना और फिर आग लगने के कारण बंजर और पथरीली भूमि होना, तो ये सब क्या दोस्तों हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकी अनुक्रमण का उदाहरण है। ऐसी भूमियों को लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श उपलब्ध माना जाता है, आदर्श माना जाता है। ठीक है। एफ क्लीमेंट ने 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया और अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी। उन्होंने बोला सक्सेशन एक प्राकृतिक विधि है। तो एक क्या दोस्तों नेचुरल लॉ हमें देखने को मिलेगा सक्सेशन, जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर, मतलब किसी एक ही समय में निश्चित स्थान पर विशेष समूह दूसरे समूह के द्वारा विस्थापित होता है। मतलब कोई विशेष समूह जब दूसरे समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के रूप में मानते हैं। जैसे दोस्तों न्यूडेशन मतलब एक ऐसा एरिया है दोस्तों जहाँ पर कुछ नहीं, केवल पथरीली पूरी ज़मीन है। अब इस पथरीली ज़मीन पर छोटे छोटे शैवाल, कास, काई ना, लाइकेन, ये सब निवास करने लगे। तो इसको यहाँ पर माइग्रेट होकर आने लगे। फिर इसी यहाँ पर आस्थापन हुआ और फिर इसी प्रतिक्रिया के रूप में क्या दोस्तों चीज़ों का छोटा मोटा टूटन हुआ, यहाँ पर थोड़ी बहुत जीवन आया और फिर स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। फिर क्या दोस्तों ये पूरा जो चट्टानी वाला एरिया था ये पूरा क्या है, घास की भूमि में, फिर घास की भूमि से वन भूमि में, और वन भूमि से पूरा का पूरा क्या बहुत बड़ा जंगल और फॉरेस्ट बन गया। तो दोस्तों चट्टानी एरिया का जंगल में बदलना ये कहलाता है जैविक अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। राइट, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। इसे हम पारिस्थितिकी संक्रमण की सर्वप्रथम दोस्तों जो पारिस्थितिकी संक्रमण की जो अवधारणा है सबसे पहले जॉन डब्ल्यू बेनेट ने दी थी। ठीक है। इन्होंने बताया था कि वर्ष 1976 में अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन अडॉप्टेशन में प्रस्तुत किया था। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन या इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन सभी समुदायों का पूर्व क्रम एक निश्चित स्थान पर बदलता था। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो समुदायों का जो पहला का पूर्ण क्रम है वो क्या है, निश्चित स्थान पर बदलता रहता है, उसे सेरे कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। तो दोस्तों इकोसिस्टम में तत्वों का चक्रण साइकिलिंग कहलाती है जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय होता है। तो दोस्तों इसमें हम बोल सकते हैं कार्बन क्या है दोस्तों गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, सल्फर भी गैस है, लेकिन जो फास्फोरस है क्या दोस्तों, फास्फोरस हमें एक अवसादी चक्र देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है, सी। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो घास स्थल है वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कोई भी घास का एरिया है वहाँ पर वृक्ष घास को क्यों नहीं रिप्लेस कर पाते हैं। तो इसका आंसर हमें देना है। तो कीटों एवं कवकों कारण ये तो बिल्कुल भी नॉनसेंस है। सीमित सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जल की सीमाओं के कारण, यस जल कम है, और आग के कारण। तो ये कारण हमें देखने को मिलेगा जो जिसके कारण क्रॉपलैंड फॉरेस्ट में नहीं ग्रासलैंड फॉरेस्ट एरिया में नहीं
पहुंच पाते हैं। तो ये हमारा यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्था को सही सही क्रम में बताता है? तो कौन सा है जो जैविक अनुक्रमण की प्रवस्था को सही क्रम में बताता है? जैविक अनुक्रमण, तो सबसे पहले न्यूडेशन, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्टेबलाइजेशन। तो ये हमारा पहला ही हमारा आंसर सही देखने को मिलेगा। राइट, सबसे पहले न्यूडेशन, फिर माइग्रेशन, फिर एसेस, फिर रिएक्शन एंड देन स्टेबलाइजेशन। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो बेनेट के द्वारा ये हमें दी गई थी। तो ठीक है, तो W.B. बेनेट के द्वारा क्या है, पारिस्थितिकी अवधारणा दी गई थी। समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है। तो दोस्तों, समुदायों का जो पूर्ण क्रम एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सिरे कहते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी आंदोलन। तो देखते हैं कि इकोलॉजी या इकोसिस्टम को बचाने के लिए समय समय पर कौन से आंदोलन होते रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को साम्य अवस्था, इसमें बोला गया कि पारिस्थितिकी तंत्र को साम्य अवस्था मतलब एक बैलेंस अवस्था में बनाए रखने के लिए जागरूक व्यक्तियों के द्वारा समय समय पर विभिन्न आंदोलन चलाए गए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख आंदोलन हैं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए क्या क्या एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को, कब दोस्तों? 26 मार्च 1974 को गोरा देवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में दोस्तों? गोरा देवी के नेतृत्व में, गोरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई, पेड़ों को नहीं काटने दिया और 1970 के दशक में यही आंदोलन पादप संरक्षण का मिसाल भी बना। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया था। एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। यह आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ था। तो दोस्तों, हमें 3 आंदोलन याद रखना है। एपिको आंदोलन जो कि कर्नाटक में चलाया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मध्य प्रदेश के अंदर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई थी, जिसके अंदर बांध बनाए गए थे, उसके लेकर देखने को मिलेगा। और चिपको आंदोलन का दोस्तों उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेगा। राइट, तो पारिस्थितिकी मितव्ययता, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता किस आंदोलन का नारा है? तो इकोलॉजी, इसमें बताया गया कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसकी मितव्ययता किसका उदाहरण था? चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन बोला कि पर्यावरण से हमारी मितव्ययता होनी चाहिए। तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था, एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसका नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड में वनों की सुरक्षा के लिए किया गया था। वहाँ लोगों ने 1970 के दशक में आरंभ किया। ठीक है, इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया। ठीक है, इसे आलिंगन चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। यस, नेक्स्ट है दोस्तों पारिस्थितिकी पदछाप, इससे बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। मिलेनियम सिस्टम असेसमेंट। अब इसको पढ़ते हैं दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का उपयोग मानव जीवन के लिए आवश्यक है। दोस्तों में बताया गया है कि मानव जीवन को प्रोन्नत करने के लिए हम इकोसिस्टम के विभिन्न अवयवों का प्रयोग करते हैं। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम पारिस्थितिकी पद छाप कहते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हम याद करना है कि पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा मतलब हमारे इकोसिस्टम जितने भी कंपोनेंट है उनकी वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसके जीवन शैली को, जो मनुष्य है उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ज़रूरी होती है, उसको हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य की जो जीवन है मतलब हमारा जो अपना जीवन है उसको चलाए रखने के लिए जितने भी हम इकोसिस्टम के रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं, उन सभी रिसोर्सेज की पर्याप्त मात्रा क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा कार्बन उत्सर्जन का मापन भी किया जाता है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के अंदर क्या दोस्तों, हम कार्बन का मेजरमेंट भी करते हैं। अविवेकशील जीवन शैली मतलब दोस्तों, अविवेकशील मतलब उपभोक्तावादी संस्कृति ने क्या है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों जिसमें जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन मतलब इसके हमारी जो क्या है, अविवेकशील जीवन शैली, कंज्यूमर हमारी जो उपभोक्तावादी मानसिकता ने क्या दोस्तों, अत्यधिक दोहन क्या है प्रकृति का, इसे इसके कारण क्या दोस्तों, पदछाप के आकार को बढ़ा दिया। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो पद का आकार हमारा बढ़ गया है मतलब
मनुष्य अधिक से अधिक उपभोक्तावादी हो गया है। आधुनिक युग में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, इसमें बताया गया दोस्तों कि जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है, इससे मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है। तो ठीक है। सो दोस्तों इसमें विद्युत बताया गया है, ये इकोलॉजिकल पदछाप के बारे में बताया गया, जैसे कि विद्युत ऊर्जा जल का उपयोग कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे सीवेज हो गया, मोटर वाहन, मतलब ये कुल मिला के दोस्तों ये कंज्यूमर, हमारा जो पेड़ छोटा सा होना चाहिए था लेकिन अब ये पेड़ क्या बड़ा हो गया है। तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात कर रहा है। प्रदत्त वर्ष में 1 टन किसी दिए गए वर्ष में 1 टन के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को कार्बन सामाजिक मूल्य, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि किसी दिए गए वर्ष के अंदर 1 टन उत्सर्जन, मतलब कार्बन का जो 1 टन है उससे, उस 1 टन कार्बन से उत्सर्जन होने वाली दीर्घकालीन क्षति को, जो आर्थिक मूल्य के रूप में है, दीर्घकालीन क्षति को हम कार्बन का सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहते हैं। मानव समुदाय व देश अपनी नीतियों को सतत विकास के संदर्भ में बनाकर अपने पारिस्थितिकी पदछाप के आकार को सम्यक बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो मानव समुदाय है, देश है, अपनी नीतियों को सतत विकास के अनुकूल बनाकर इकोसिस्टम फुटप्रिंट है उसके आकार को सही कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी पदछाप या पदचिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक माप है। तो इकोसिस्टम क्या है? पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग की एक मापक हमें देखने को मिलेगी। इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी की पुनरुत्पादन की क्षमता से करता है। सो दोस्तों जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, वो जो इंसान की जो मांग है उसकी तुलना क्या है? पृथ्वी की जो परितंत्र है या पृथ्वी के जो इकोसिस्टम है उसकी पुनरुत्पादनता की जो क्षमता है, मतलब पृथ्वी अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करती है, जिस तरीके से मनुष्य बच्चे पैदा करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों पृथ्वी भी अपने संसाधनों का पुनरुत्पादन करती है। तो ये बताया गया कि इंसान की मांग की तुलना पुनरुत्पादन की क्षमता से की जाती है हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की माप क्या दोस्तों ग्लोबल हेक्टर की के रूप में की जाती है। हमें ध्यान देना होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र मानव व प्रकृति को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। ओके। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्ट असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को निम्नलिखित 5 वर्गों का वर्णन करता है। तो दोस्तों हमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में आई थी, जिसके अंदर मिलेनियम इकोसिस्ट असेसमेंट किया गया था। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में आई थी, इसके अंदर मिलेनियम इकोसिस्ट असेसमेंट किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र हमें कौन कौन सी सेवा देता है उसके बारे में बताया गया था। तो पहला सेवा है व्यवस्था, जिससे हम बोलेंगे प्रोविजनिंग सर्विसेज। प्रोविजनिंग सर्विसेज में जैसे हमको खाद्यान्न दिया जा रहा है, जल दिया जा रहा है, इसके बारे में। दूसरा है रेगुलेटरी सर्विस। रेगुलेटरी सर्विस मतलब जलवायु और रोग का नियंत्रण किया जा रहा है। तीसरा है हमारा सपोर्टिंग या समर्थन सर्विस, जैसे पोषण चक्र, फसल परागण और अन्य प्रकार के चक्र। सांस्कृतिक सेवाएं जैसे आध्यात्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, ये सेवाएं क्या हमारी कल्चरल सेवाएं हमें देखने को मिलेगी। आध्यात्मिक सेवाएं दोस्तों, जैसे हम किसी भी प्राकृतिक एरिया जैसे कि जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पर जो हमें मानसिक सुख मिलेगा वो क्या दोस्तों, एक कल्चरल सर्विस प्रोवाइड की जाती है उस एरिया के इको सिस्टम के द्वारा। संरक्षण मतलब प्रिजर्विंग सेवाएं, जैसे विविधता का अनुरक्षण कर रहे हैं, तो ये हमारी प्रोविजनिंग सर्विसेज हमें देखने को मिलेगी। तो 5 प्रकार की सेवाएं की बात की गई है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के द्वारा 5 प्रकार की सेवाओं के बारे में बात की गई है। अब दोस्तों प्रश्न कोश देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है कि जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसकी माप की इकाई क्या है। तो इसमें भूमंडलीय हेक्टर, तो भूमंडलीय हेक्टर क्या दोस्तों, ये हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की माप हमें देखने को मिलेगी।
मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय बनाने के लिए, मतलब मनुष्य अपना जीवन सस्टेन कर लिया जाए, उसके लिए आवश्यक भूमि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको आवश्यक भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप हम कहेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन को सही रूप से वर्णित करता है? तो दोस्तों किसी दिए गए वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर नागरिकों की वस्तुएं प्रदान की गई, गलत है। किसी जलवायु शरणार्थी क्लाइमेट शरणार्थी की बात नहीं करेंगे। पृथ्वी ग्रह पर व्यक्ति के द्वारा अंशदान कार्बन, गलत। तो ये है हमारा आंसर, पहला ही हमारा फर्स्ट ही हमारा आंसर देखने को मिलेगा कि किसी दिए गए वर्ष में 1 टन CO2 उत्सर्जन करने से होने वाली दीर्घकालिक क्षति। तो ये दीर्घकालिक क्षति 1 टन CO2 उत्सर्जन करने से कहलाती है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन है दोस्तों UPSC 2020 का। मिलेनियम इकोसिस्ट असेसमेंट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिलेनियम इकोसिस्ट असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। तो दोस्तों मिलेनियम इकोसिस्टम की बात की जा रही है। इसमें व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक निम्नलिखित में से कौन सी समर्थन सेवा है? समर्थन मतलब सपोर्टिंग है। सो दोस्तों ये तो हमारी क्या है, प्रोविजनिंग सर्विसेज हैं। जलवायु रोग नियंत्रण तो रेगुलेटरी सर्विस है। पोषक चक्र और फसल परागण ये दोस्तों हमारी क्या सपोर्टिव हमें देखने को मिलेगी। तो ये भी दोस्तों UPSC का क्वेश्चन है, ये आंसर सी हमें देखने को मिलेगा। तो पोषक चक्रण और फसल परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र, इसका देखते हैं। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण का शत्रु घोषित किया गया है। तो दोस्तों जो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस क्या दोस्तों अत्यधिक जल ग्रहण करता है, इसके कारण इसे पर्यावरण का शत्रु घोषित किया गया है। ठीक है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है और यह पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। तो दोस्तों यूकेलिप्टस क्या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अधिक संख्या में हमें देखने को मिलेगा। स्थिर जल के आवास लेंटिक आवास के अंतर्गत है। तो दोस्तों जहाँ पर भी जल स्थिर है उसको हम लेंटिक कहते हैं, जैसे कि तालाब, आर्द्रभूमियाँ, झील, जलाशय, ये सब हमारे रिजर्वायर, ये सब क्या स्थिर है तो इसे हम लेंटिक के अंदर आएंगे। बहते हुए जल को लोटिक जल कहता है, मतलब जैसे कुछ भी चीज़ लोट लगाती है तो उसे लोटिक जल, जिससे कि नदी, तो नदी क्या है दोस्तों हमारा लोटिक जल का उदाहरण है। इकोटेन दोस्तों अगला टॉपिक है, अगला टर्म है हमारा इकोटोन, मतलब दो विभिन्न समुदायों के बीच जब संक्रमण होता है तो हम उसे इकोटोन कहते हैं। तो दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण का क्षेत्र, याद रखना दोस्तों ट्रांजिशनल एरिया इकोटोन कहलाता है। जैसे एक तरफ दोस्तों हमारा ए है और दूसरी तरफ बी है। एक तरफ मान लो जंगल है और दूसरी तरफ घास का स्थल है। अब ये बीच जब जंगल खत्म हो रहा है और घास का मैदान शुरू हो रहा है तो ये इतना एरिया क्या दोस्तों हमारा इकोटोन के अंतर्गत कहलाता है। इकोटोन, इसे हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है दोस्तों, पीछे पड़ चुके कि हमारा जो ओशियन से दे आर वेरी स्टेबल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का सबसे प्रयोग पहले AG टांसले ने किया था। तो इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों किसने, AG टांसले ने किया था। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादकता हमें मैंग्रोव में देखने को मिलेगी, फिर घास स्थल में देखने को मिलेगी, फिर स्थल में, फिर झील में, फिर महासागर में। तो दोस्तों याद रखना है कि उत्पादकता का जो घटता क्रम है, मतलब सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी हमें कहाँ देखने मिलेगी, तो सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी की यदि हम बात करेंगे तो सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी हमें मैंग्रोव में देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर घास में देखने को मिलेगी, फिर स्थल में देखने को मिलेगी, फिर झीलों में देखने को मिलेगी, फिर महासागरों में देखने को मिलेगी। तो ये क्रम दोस्तों हमें याद रखना है कि घटती हुई प्रोडक्टिविटी, तो मैंग्रोव में सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी क्योंकि फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों देखने को मिलेगा, और फॉरेस्ट एरिया, फिर घास में देखने को मिलेगी, फिर जल में, फिर स्थल का एरिया, फिर दोस्तों हमें झील में देखने को मिलेगी, उसके बाद महासागर में देखने को मिलेगी। एक टर्म है दोस्तों पिक्नोलाइन। पिक्नोलाइन ऐसी होती है जो सलाइनिटी को दर्शाते हैं, किसी जल का घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। तो पिक्नोलाइन क्या दोस्तों उसकी जल निकाय की डेंसिटी की
को बताती है, ठीक है, उसकी जो घनत्व प्रवणता को बताती है। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों हेलाइन। हेक्लाइन क्या दोस्तों, उसकी लवणता को बताते थे। तो हेक्लोलाइन क्या दोस्तों, हेक्लोलाइन। तो हेलाइन मतलब दोस्तों खारापन होता है, तो हेक्लोलाइन किसी जलीय निकाय की लवणता को बताती है। और पिक्लोलाइन मतलब डेंसिटी को दर्शाती है, ठीक है। थर्मोक्लाइन मतलब टेम्परेचर, जल निकाय में गहराई के साथ जो टेम्परेचर में परिवर्तन आ रहा है उसको दर्शाती है। तो दोस्तों एक होगा पिक्लोलाइन जो कि डेंसिटी से संदर्भित है, हेक्लोलाइन जो निकाय की लवणता से संबंधित है जल निकाय की, थर्मोक्लाइन ये जल निकाय की गहराई के साथ जो टेम्परेचर है परिवर्तन है उससे संबंधित हमें देखने को मिलेगा। अर्नेज नीज ने 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो डीप इकोलॉजी, तो अर्नीज नीस ने 1973 में डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी निकेय इकोलॉजिकल नीश क्या है दोस्तों, सर्वप्रथम जिसे ग्रिंडेल ने इसका उपयोग किया था 1970 में इसे प्रस्तुत किया। सूक्ष्म आवाज़ जिसे हम माइक्रो हैबिटेट भी कहते हैं। तो दोस्तों इकोलॉजिकल नीश क्या दोस्तों, एक माइक्रो हैबिटेट है जो उसकी फंक्शनल और उस किसी समुदाय की या उस सूक्ष्म जीव की, उस जीव की क्या है दोस्तों फंक्शनैलिटी को भी बताता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो हमें याद रखना दोस्तों हमारे पास क्या है 1972 में हमने इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए 1986, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लेकर आए हमने। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लेकर आए हैं और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हमने लेकर आए। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी को मान्यता या फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसको हम क्या दोस्तों फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम से जानते हैं। ये 2006 में हमने लेकर आए थे। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ एक्ट्स हमें याद रखने हैं, जैसे कि फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना। भारत का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। फिर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। और सन 2006 में आया है फॉरेस्ट राइट एक्ट। समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु का जो प्रवाह है समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों के द्वारा परिपूर्ण स्थानांतरित। तो दोस्तों इसमें समुद्री उत्प्रवाह का मतलब है ये हमारा समुद्र है, इसके अंदर क्या है अप वेलिंग होती रही है और डाउन वेलिंग हो रही है। तो उत्प्रवाह का मतलब ऊपर की ओर जाना और फिर बाद में नीचे की ओर जाना, तो इसको बोलते हैं समुद्री उत्प्रवाह। तो इसके कारण जो पोषक है ऊपर के विभिन्न लेयरों में पहुंचते रहते हैं, राइट। अब इको सेंसिटिव जोन की बात करें दोस्तों कि इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं। तो इको सेंसिटिव क्षेत्र वे होते हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया जाता है। तो इको सेंसिटिव जोन क्या दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया जाता है। इको सेंसिटिव जोन को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय, तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अधिसूचित किया जाता है, ठीक है। तो इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और याद रखना मिनिस्ट्री कौन सी है, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, हमें याद रखना है। इको सेंसिटिव जोन में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए वाहन के आवागमन को रेगुलेट किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो भी इको सिस्टम जोन है यदि रात्रि के समय वाहनों को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी तो इसे रेगुलेट किया जा सकता है। अतः कृषि को छोड़कर सभी मानव गतिविधियां निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और कुछ पर रेगुलेट। तो निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना कि कौन शत्रु है, तो ये यूकेलिप्टिक, बाकी पीपल बबूल नीम ये मित्र हैं। वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो दोस्तों यूकेलिप्टिस। तो यूकेलिप्टिस क्या दोस्तों पर्यावरणीय संकट माना गया। स्वच्छ जल समुदाय लेंटिक आवास है। तो लेंटिक मतलब स्टेबल। तो कौन कौन से तालाब एवं दलदल, तालाब एवं नदी, तो नदी क्या दोस्तों लोटिक है हमें देखने को। तो तालाब और वेटलैंड्स क्या दोस्तों हमें क्या है लेंटिक के उदाहरण हमें देखने को मिलेगा। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र मतलब ट्रांजिशनल एरिया क्या कहलाता है। तो दोस्तों ट्रांजिशनल एरिया को हम
इकोटोन कहते हैं। तो ट्रांजिशनल एरिया को क्या दोस्तों हम इकोटोन कहते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा है? तो महासागर। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि महासागर क्या है, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम हमें देखने को मिलेगा। सबसे स्थायी पारितंत्र है कौन सा? समुद्र, घास, मैदान, रेगिस्तान। तो समुद्र का दोस्तों हमें सबसे स्टेबल पारितंत्र देखने को मिलेगा। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता का क्रम बताना दोस्तों, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, वो सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन है आर ओ में। ठीक है, तो महासागर सबसे अधिक तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ भी महासागर है। मैंग्रोव महासागर सबसे लास्ट में मिलना चाहिए। तो इसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। तो मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर, ये दोस्तों घटती हुई प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, घटती हुई उत्पादकता के अनुसार हमें इकोसिस्टम बताना था। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द दिया? तो ओडम ने। ठीक है, किसने दिया? अर्नीज नीस ने, सॉरी। तो अर्नीज नीस ने क्या दोस्तों सबसे पहले डीप इकोलॉजी शब्द दिया। ठीक है, मोनोक्लाइमैक्स या एकल चरम, मोनोक्लाइमैक्स या एकल चरम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दोस्तों किसने दिया था? F.E. क्लेमेंट्स ने। तो मोनोक्लाइमैक्स F.E. क्लेमेंट्स। ठीक है, बस एक बार पढ़ लो। पारिस्थितिकी नीचे, ठीक है, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना प्रतिपादित की किसने की? तो इसका ग्रिंडे ने, डार्विन ने और ओडम ने या फिर सीसी पार्कर। तो इसका आंसर है दोस्तों इकोलॉजिकल नीश, ग्रिंडे ने दी। तो इकोलॉजिकल नीचे क्या दोस्तों जोसेफ ग्रिनेल ने दी। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के सरकारों एवं उनके विषय पर सरोकारों, पारिस्थितिकी सरोकारों उनके विषय पर पारित कानून का बताना है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये 1973 में आया था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो सॉरी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में आया था। फॉरेस्ट राइट एक्ट की यदि बात करें, ये तो दोस्तों क्या हमें सन 2003 में देखने को मिला था। वन संरक्षण अधिनियम की फॉरेस्ट की यदि बात करें तो ये 1980 में देखने को मिलेगा। तो ये बता निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित हमें देखने को मिलेगा? तो ये दोस्तों इसके अंदर तो डेट ही गलत दी है क्योंकि 2013 है, 1986 में से एक ही सही है। तो ये क्या डिलीटेड हमारा देखने को मिलेगा। एक बार हम एक्सप्रेशन से देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। फॉरेस्ट के लिए आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फिर उसके बाद देखेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये 2006 में, तो यहाँ मैं 2003 बोल दिया था, गलत है, 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलेगा और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय के घनत्व की प्रवणता बताता है? तो जल निकाय में डेंसिटी के लिए पिकनो बता, ठीक है, पिकनो हेलाइन हमें देखने को मिलेगा। किसी पारितंत्र की जो उत्पादकता के संदर्भ में उत्प्रवाह, जिसे अपवेलिंग कहते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है? अपघटक सूक्ष्म जीवों की सतह पर, अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाया जा सकता है, यस। और पोषक तत्वों का सतह पर, यस दोस्तों, क्या है? पोषक तत्वों का सतह पर लाया जा सकता है। तो ये हमारा आंसर देखेंगे। अधस्तरी जीव को सतह, दोस्तों कभी भी बेंथोस के जो जीव हैं, इसको ये सबसे लास्ट के जो नीचे के लिए इसको बेंथोस, तो बेंथोस के कारण, अपवेलिंग कारण बेंथोस के जीव कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। ठीक है, इको सेंसिटिव क्षेत्र की यदि बात की जाए दोस्तों, तो इको सेंसिटिव क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो वन्य जीव की नहीं बात करेंगे, फॉरेस्ट वो सॉरी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो ये हमारा गलत देखने को मिलेगा। तो पहला गलत, पहला ठीक है। इको सेंसिटिव क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है कि उस क्षेत्र में केवल कृषि गतिविधियों को छोड़कर सभी मानवीय क्रियाओं को प्रतिबंधित, गलत, सभी मानवीय क्रिया को नहीं किया जा सकता। तो आंसर ना तो सी ना तो ए है और ना तो बी आंसर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाएगी, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, जबकि गलत बात है, जबकि पारिस्थितिकी के विविध अवयव एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मानवीय क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो यस ये सही बात है। तो हमारा आंसर देखने को मिलेगा ए गलत और आर सही देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम जैव विविधता वाले टॉपिक को टच करेंगे। सो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब